हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो सीटेट हाल ही में देने जा रहे हैं। और ये केवीएस के नोट्स हैं और ये केवल थर्ड क्लास एनसीईआरटी के नोट्स हैं। इसके बाद मैं फोर्थ क्लास एंड फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी डालूंगी, तो आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस का निचोड़ देख सकते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा, डैश की सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन डैश की क्षमता कम होती है। दो डैश दे देंगे और दो ऑप्शन नीचे लिखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि चूहों की देखने की क्षमता कम होती है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ के लोग दाल में चीनी डाल के खाना पसंद करते हैं। तो ये हो जाएगा नागपुर के लोग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। ये मेरे टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए जो भावनाएं दिखाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन रखे गए थे, जिन्हें सेलेक्ट करना मुश्किल हो रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाथ और चेहरे के जरिए कौन सी भावनाएं दिखाई जाती है, मुद्रा और भाव दिखाई देते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उल्लू। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है पक्षियों के पंख उड़ने में तो मदद करते हैं, लेकिन साथ के साथ क्या, गर्माहट भी देते हैं। और पुराने पंख जो होते हैं वो झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है, जिसमें एक नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्रेल लिपि किस कागज पर लिखी जाती है। तो हो जाएगा मोटे कागज पर। और बिंदुओं को किस चीज से उभारा जाता है, नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते। वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा है। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ब्रेल लिपि किसके लिए होती है। ब्रेल लिपि उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते, और वो क्या करते हैं, वे उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा है। ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल, जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेल लिपि का नाम किसके नाम पर पड़ा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लुइस ब्रेल के नाम पर। वे कहाँ के थे, वे फ्रांस के थे। लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लुइस ब्रेल जो थे, उनकी 3 साल की उम्र में आंखें चली गई थी, आंखों की रोशनी चली गई थी। लुइस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी, तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला, बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जाती है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो 6 बिंदुओं पर आधारित है। अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे, तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। अब ये नेक्स्ट चैप्टर है, तो इसमें जैसे पूछा जा सकता है कि शुरुआत में बर्तन किस प्रकार के बनाए जाते थे। तो पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। अब जैसे आएगा, कहवा चाय कहाँ बनाई जाती है, तो श्रीनगर में। श्रीनगर में क्या है, डल लेक कहाँ है, श्रीनगर में। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डल लेक में जो टूरिस्ट हैं वे किस नाव में एंजॉय करते हैं। तो नाम हो जाएगा शिकारा नाव। और जैसे पूछा जा सकता है कि शिकारा नाम की नाव कहाँ पर है, कहाँ पर टूरिस्टों के लिए चलाई गई है। तो हो जाएगा डल लेक में। और जैसे कहवा चाय हो गई और खाने पीने की जितनी चीजें हो जाती हैं ना, उसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। ठीक है, शिकारा नाम की नाव कहाँ चलती है, डल लेक में चलती है। डल लेक कहाँ है, डल लेक श्रीनगर में है।
और हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। हाउस बोट भी कहाँ है? श्रीनगर में है। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। फलों में जैसे कीड़े लग जाते हैं तो उनसे फलों की रक्षा कौन करता है? पक्षी। ठीक है। बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होना जरूरी है। अब जैसे पूछ सकता है कि बज्जू नामक गांव कहाँ पर है, तो हो जाएगा बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आने के लिए आप किस प्रकार का डिस्कशन करेंगे क्लास में, तो हो जाएगा रीयूज वाटर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब आ रहा है। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं और इसके सूप को क्या कहते हैं? लिंग हू फेन कहते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है लिंग हू फेन कहाँ का डिश है, तो हो जाएगा हांगकांग का। ठीक है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। तो कश्मीर में किसमें? सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं और गोवा में नारियल के तेल में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी खाने से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ये बहुत पूछे जाते हैं ईवीएस में। ठीक है। और ये टेपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। ठीक है। टेपियोका कहाँ पाया जाता है? टेपियोका केरल में। और क्या है? ये एक प्रकार का फल है। वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। ये सभी को पता होगा। गिद्ध क्या करते हैं? गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। हमिंग बर्ड की चोंच कैसी होती है? सुई की नोक जैसी होती है। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख कैसे होते हैं? ग्रे रंग के होते हैं। असम में, अब ये जो घरों से आता है ना क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे असम में घर कैसे बनते हैं, मनाली में, शिमला में, राजस्थान में, इस तरह के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें? असम में घर जमीन से कितने ऊपर होते हैं? तो 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असम में घर किस चीज से बनाए जाते हैं? तो बांस से बनाए जाते हैं। और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। कहाँ पर? असम में। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का क्या कारण है? तो असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। तो पानी घर में ना भरे इसलिए घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं। मनाली में किस तरह के घर बनते हैं? मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ती है। ठीक है। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और असम में बांस से घर बनाए जाते हैं। ठीक है। अभी आ गया राजस्थान। राजस्थान में मड जो एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है, उसके घर बनाए जाते हैं और जो छत होती है वो झाड़ियों से बनती है। ठीक है। राजस्थान में मड नाम याद रखिएगा, एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है। कौन? मड जो होती है वो एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है। मैं बार बार इसलिए आपको रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और उसी के घर बनाए जाते हैं और छत जो होती है वो किससे बनी होती है? झाड़ियों से बनती है। राजस्थान के लोग टैंक को क्या कहते हैं? राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में क्या बनाते हैं? गड्ढा बनाते हैं। ठीक है। राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। जैसा आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत है, इस प्रकार से वो छत कैसा बनवाते हैं? ढलानदार बनवाते हैं, जिससे जो बारिश का पानी है वो नीचे आ जाए और वो घर के आंगन में गड्ढा जो बनाते हैं ना, उसमें पानी वो स्टोर करते हैं, जिससे वो दैनिक जीवन में उसका यूज कर सके। अब ईवीएस पेडागोजी की बात कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन तो आप सभी को पता है कि इस तरह से थ्योरी वाइज पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आएंगे, तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे क्लासिफिकेशन की स्किल सीख सकते हैं अगर उन्हें कुछ वर्गीकरण करने को कहा जाए, जैसे जानवर, वस्तुएं आदि। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे को क्लासिफिकेशन की स्किल कैसे सिखा सकते हैं, तो ऑप्शन दिए रहेंगे और ऑप्शन में ये भी होगा वर्गीकरण करना सिखा के। ठीक है। इस तरह से आप आंसर को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे को अपने आसपास की सूचनाएं एकत्र करने के लिए मोटिवेट या प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि वे आसपास के वातावरण से ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। बच्चे को प्रकृति में ऑब्जर्व करने का अवसर दें, ना कि केवल कक्षा में ही प्रकृति के बारे में बताएं। प्रकृति के बारे में सक्रिय भागीदारी होने से उनमें प्रकृति के प्रति प्यार और जागरूकता बढ़ेगी। मतलब यह है कि बच्चे को हम केवल थ्योरी ही ना रटाते रहे, हम उसको प्रैक्टिकल भी करने दें, हम उसे बाहर निकाल के ले जाएं, हरे भरे गार्डन में ले जाएं, ताकि वो प्रकृति से और जुड़ सके।
शिक्षक कक्षा में बच्चे को बाहरी दुनिया से जोड़कर चीजों को पढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चों को ज्यादा समझ में आता है और वह चीजों को दुनिया से जोड़कर देख पाते हैं। ये सभी को पता है कि शिक्षक को कक्षा से बाहर की दुनिया से भी जोड़ना चाहिए, ताकि बच्चे को और अच्छे से समझ में आ पाए और दुनियादारी की समझ भी हो पाए। बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनकी डाइवर्सिटी या विविधता के गुण बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है। बच्चों को अच्छी और प्रेरित कहानियां पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को क्रिएटिविटी में प्रोत्साहित करें। बच्चों को चित्रकला में भी कुछ बनाने को दें। ठीक है। बस कई बार बच्चों को वर्गीकरण करने का अवसर दें और उन्हें खुद निर्णय लेना सिखाएं। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये ईवीएस के ही पॉइंट्स हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है। किसान, डॉक्टर, ग्रैंड पेरेंट्स और भी बहुत से सामाजिक विषयों पर बच्चों से बात करें और उनके बारे में बताएं। जैसे नए नए टॉपिक ला सकते हैं, किसान के बारे में, डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर टॉपिक ले लिया और उससे बोला गया, बच्चों से बोला गया कि इनके बारे में कुछ बताएं, तो वो जैसे जैसे सोचेगा, समझेगा और उनके बारे में बताएगा, उसी की समझ बढ़ेगी और वो दूसरे बच्चे का भी पॉइंट सुनेगा कि दूसरे बच्चे डॉक्टर के बारे में क्या बता रहे हैं, तो बच्चे की और नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है। बच्चों को पेड़ से दोस्ती करना सिखाएं और उनका ध्यान कैसे करना है यह बताएं और उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। ठीक है। बच्चों को अपने देश की संस्कृति, रीजनल सॉन्ग, नृत्य, इन सभी विषयों की जानकारी दें और उनमें और ज्यादा जानने की उत्सुकता जगाएं। बच्चों को आसानी से यूज होने वाले रिसोर्सेज के बारे में बताएं और उनको बढ़ावा दें। ये सब हमें करना चाहिए। मतलब हम कौन है? हम सीटेट, हम लोग सीटेट देने जा रहे हैं, आप लोग सीटेट देने जा रहे हो, आप लोग कौन है? एक टीचर हो। ठीक है। तो टीचर, एज अ टीचर आप बच्चों से क्या क्या करवाओगे? बच्चों को आसानी से यूज होने वाले रिसोर्सेज के बारे में बताओगे। ठीक है। बच्चों को उनके अनुभवों से जोड़कर चीजों को समझाएं। बच्चों को खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दें। बच्चों से जेंडर इशू पर डिस्कशन करें। जेंडर इशू क्या क्या है, इस पर डिस्कशन करें और उनको बताएं। बच्चों को पक्षियों के बारे में बताएं। बच्चों को मैप पर जगह कैसे ढूंढनी है, कैसे मैप देखनी है, ये सब जानकारियां हमें देनी चाहिए। बच्चों को बताएं जैसे गेम में नियम होते हैं या बनाए जाते हैं, वैसे भी अपनी जिंदगी में भी अच्छे नियम बनाएं और उनका पालन करें। बच्चों को फूलों के बारे में उनकी पहचान करना और उनकी विशेषताएं बताएं। बच्चों को पर्यावरण और समाज के बारे में, बच्चों को खाने पीने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएं। बच्चों को सिखाएं कि अपने पड़ोसी, अपनों से बड़े छोटे लोगों से कैसे बात करें। ये सब जो पॉइंट है ना, ये आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन का, पेडागोजी के क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में। ठीक है। अब जैसे कि साथ में खाने पीने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बच्चा बहुत कम बोलता है, वो अपने कमरे में ही बैठा रहता है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, वो सबसे अलग अलग रहना पसंद करता है, क्लास में भी वो साथ में नहीं बैठता। तो सबसे पहले क्या है, साथ में खाने पीने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएं, साथ में वो बड़े बैठे, अपने पड़ोसी, अपने बड़े छोटे लोगों से बात करें। तो ये सब क्या है, हमें सिखाना चाहिए। ये सब पॉइंट से क्या है, ये सब जो पॉइंट है ना, इससे आप आंसर देना सीख सकते हो पेडागोजी के। बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, इतिहास के बारे में जानकारी देनी चाहिए। बच्चे को सुरक्षात्मक नियम सिखाएं, जैसे कि आग से कैसे बचना है आदि के बारे में। बच्चों को प्रतिशत का प्रयोग आम जिंदगी में होने वाली चीजों के माध्यम से बताना चाहिए। ठीक है। जैसे कि अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि बच्चे को प्रतिशत का प्रयोग करना हम कैसे सिखा सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा पढ़ाई के माध्यम से, रट कर सिखाकर, और क्या हो जाएगा, आम जिंदगी में होने वाली चीजों के माध्यम से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आम जिंदगी में होने वाली चीजों के माध्यम से हम बच्चों को प्रतिशत का प्रयोग आसानी से समझा सकते हैं। बच्चे को टेम्परेचर या तापमान के बारे में जानकारी दें। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें बच्चों के बारे में आसानी से सिखाया व समझाया जा सकता है। ठीक है। तो ये था हमारा ईवीएस थर्ड, एनसीईआरटी थर्ड क्लास का पूरा ईवीएस का निचोड़, जिसमें मैंने 15 नंबर जो थे वो थ्योरी बेस्ड थे और 15 नंबर जो थे वो मैंने पेडागोजी के लिए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और मैं जल्द ही 4th क्लास एंड 5th क्लास की भी पेडागोजी एंड प्लस थ्योरी लेकर आऊंगी। तो थैंक यू सो मच, अंत तक आप लोग बने रहे।